हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष चंद्र साहू क्यूआरएस नर्सिंग की और एक नए सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा, नर्सरी एड का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सबने अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी होगी। इस सीरीज में कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज होंगे, कुछ आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा कुछ बेसिक लेवल और कुछ एनक्लेक्स जैसे एडवांस लेवल भी एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो के एंड में आपको कुछ भी डाउट्स लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप पर्सनली मुझे मेरे ग्रुप के थ्रू या मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो पूछा है किडनी का फंक्शनल यूनिट किससे बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या कि एक सिंगल यूनिट जो फंक्शन करेगा वो होल किडनी भी वही फंक्शन करता है, मतलब उसका बेसिक फंक्शन जो है वो सिंगल यूनिट भी वो फंक्शन कैरी आउट कर सकता है। जैसे कि किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। वैसे जो फंक्शनल यूनिट है वो भी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑप्शन ए है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑप्शन डी है यूरेटर। तो राइट आंसर सबको पता होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है किडनी का फंक्शनल यूनिट, क्योंकि एक नेफ्रॉन भी क्या कर सकता है, ब्लड को फिल्टर कर सकता है। ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलके क्या होते हैं, पूरा किडनी को बनाते हैं। ये देखिए, ये है किडनी का ग्रॉस एनाटॉमी। इसको अगर जूम आउट करके देखेंगे तो इसका एक पोर्शन क्या है, नेफ्रॉन। ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं किडनी में। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें कि इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर एक होता है ग्लोमेरुलस, जिसके वजह से ही जो हमारा ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट सब फिल्टर आउट हो पाता है। उसके अलावा क्या क्या है, ये है कलेक्टिंग डक्ट, उसके अलावा पीसीटी, लूपोफेनली, डीसीटी एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये सब है नेफ्रॉन के इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्या था इस क्वेश्चन के लिए, नेफ्रॉन। एक्सप्लेनेशन क्या, द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन पूछा है ग्लोमेरुलस का नेक्स्ट मेन फंक्शन क्या है। ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है, ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन का पार्ट। तो इसमें पूछा है कि ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑप्शन बी में है सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ऑप्शन सी में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ऑप्शन डी में है प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। तो इसका राइट आंसर है सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ये हो गया ग्लोमेरुलस का इंपोर्टेंट वर्ड। जैसे प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन भी कौन करवाता है, किडनी। और किडनी के कहाँ से एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है, याद रखिएगा, फाइब्रोब्लास्ट लाइक टाइप 1 इंटरस्टिशियल सेल्स, टाइप 1 इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, या इसको भी बोल सकते हैं क्या, पेरीट्यूबुलर सेल्स। अगर इजी वे में बोले तो पेरीट्यूबुलर सेल्स से भी सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ दिखाई देता है ये सेल, डीप रेनल कॉर्टेक्स में। पता है जो रेनल पेल्विस का दो पार्ट है, जो रेनल पैरेन्काइमा का दो पार्ट है, एक है क्या, कॉर्टेक्स जो आउटर रीजन, और एक होता है मेडुला। तो ये जो अपने पेरिट्यूबुलर सेल्स कहाँ दिखाई देते हैं, डीप रेनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया अपना ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी। उसको जूम इन करेंगे तो क्या दिखेगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये हो गया अपना ग्लोमेरुलस। ये बायोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ब्लड का जो ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल का, उसी को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में आप देख सकते हैं दो आर्टरीज है, एक अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है। तो अंदर की तरफ जाने वाला आर्टरी को बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। वैसे जो बाहर की तरफ एग्जिट होता है, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट, याद रखना, इफरेंट। तो एफरेंट कैसा रहा, थोड़ा मोटा हो गया, और इफरेंट थोड़ा पतला हो गया, मतलब नेरो हो गया। तो इससे क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब
भारी मात्रा में खून अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन निकलते वक्त क्या रास्ता छोटा हो गया तो इधर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। देख सकते हैं इधर इस तरफ वाइडर है, इस तरफ नैरो है, तो भारी मात्रा में क्या खून अंदर की तरफ जाएगा और बाहर आने के लिए जगह कम होगा, मतलब बाहर आने के लिए जो रास्ता है वो नैरो होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके वजह से ब्लड क्या होता है, ब्लड से इम्प्यूरिटीज इधर फिल्टर आउट हो जाते हैं। कहाँ की तरफ, बाउमेंस कैप्सूल की तरफ। उसके बाद ये आगे जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, लूपोफेनेली है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये सबसे आगे जाके ये फिल्ट्रेट पास होता है और अंत में जाके यूरिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ग्लोमेरुलस ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फिल्टर्स वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द बाउमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part of the nephron is responsible for the majority of sodium reabsorption? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में भी आ चुका है और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है क्या कि अपने जो नेफ्रॉन है इसके कई पार्ट्स हैं, जैसे कि बाउमेंस कैप्सूल हो गया, उसके बाद हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसके बाद लूपोफेनेली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो इसमें पूछा है कि कौन से पार्ट में सोडियम का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऑप्शन में है लूपोफेनेली, ऑप्शन बी में है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी बोलते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑप्शन सी में है, जिसको कि पीसीटी भी बोला जाता है, और डी में है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया अपना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, क्योंकि ये नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल पोर्शन में है। उसके बाद आ रहा है अपना लूपोफेनेली, जिसमें कि है डिसेंडिंग लूप, ये है असेंडिंग लूप। उसके बाद आ जा रहा है क्या, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट ऐसे बहुत सारे मिलके क्या करते हैं, यूरेटर, और यूरेटर जाके ब्लैडर पे यूरिन एम्प्टी करता है। तो पूछा क्या है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो राइट आंसर है सोडियम, राइट आंसर है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जहाँ पे 65 to 70% ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो कि बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को जरूरी है, वो सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, यूरिया, फॉस्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड 70% ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के लिए ये सबको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल रीअब्जॉर्ब्स अबाउट 65 to 70% ऑफ सोडियम वाटर एंड अदर एसेंशियल सॉल्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following structure carries urine from the kidney to the bladder? ऑप्शन में है यूरेटर, ऑप्शन बी है यूरेथ्रा, ऑप्शन सी रेनल आर्टरी एंड ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है यूरेटर। यूरेटर देख सकते हैं किडनी से क्या निकलता है, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर, वो जाके किस कहाँ पे यूरिन को कलेक्ट करता है, ब्लैडर पे, फिर ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा वो यूरिन बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के द्वारा इनमें से कौन सा चीज है जो कि फिल्टर आउट नहीं होता है। ऑप्शन में है वाटर, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है सोडियम एंड ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो इसमें राइट आंसर है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। प्रोटीन्स के मोलिक्यूल साइज में बड़े होते हैं, तो ये क्या ग्लोमेरुलस देके फिल्टर आउट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर प्रिवेंट्स लार्ज मोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम बीइंग फिल्टर्ड इनटू द यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और जीएफआर इन ए हेल्दी एडल्ट। मतलब ग्लोमेरुलस हर मिनट में कितना ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब कितना ब्लड को अपने थ्रो से फिल्टर आउट करवाता है, किस तरफ, बाउमेंस कैप्सूल की तरफ। तो उसका रेट क्या है, उसको उसी को बोलते हैं जीएफआर। ऑप्शन में है 20 to 30 लीटर ml पर मिनट, ऑप्शन बी है 50 to 60 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी है 90 to 120 ml पर मिनट एंड ऑप्शन डी है 150 to 200 ml पर मिनट। तो अपना जो ये जीएफआर है वो यूरिन प्रोडक्शन रेट से पूरा अलग चीज है। जीएफआर क्या है, जीएफआर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब हर एक मिनट में ग्लोमेरुलस कितना ब्लड को फिल्टर आउट करवाता है और उससे जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करवाता है उसको बोला जाता है जीएफआर।
और यूरिन प्रोडक्शन रेट क्या है, जब फिल्ट्रेट से, देखिए ये है क्या, ये अपना है बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा अपना ग्लोमेरुलस। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड एंट्री करेगा और ब्लड एंट्री करने के बाद प्रोटीन, आरबीसी, ये जैसे बड़े बड़े मोलिक्यूल्स ब्लड के अंदर रह जाएंगे, बाकी निकल जाएंगे क्या, वाटर और कुछ एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसी को बोला जाता है फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट फिर आगे पास करेगा पीसीटी, डीसीटी देके ऐसे कलेक्टिंग ट्यूब्स तक, और जब तक ये कलेक्टिंग ट्यूब्स तक पहुंच जाता है, क्या होता है, यहाँ से नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर और जो भी जरूरी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे हो गया पोटेशियम, हो गया सोडियम, हो गया, जितना बॉडी को चाहिए वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो बाकी जो बचता है उसी को बोला जाता है यूरिन। तो समझ में है, यूरिन अलग चीज है, फिल्ट्रेट अलग चीज है, मतलब फिल्ट्रेट से ही यूरिन निकलता है। तो इसमें पूछा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर 90 to 120 ml पर मिनट है नॉर्मल जीएफआर, एडल्ट ह्यूमन के लिए। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल जीएफआर इज अराउंड 90 to 120 ml पर मिनट। ए जीएफआर बिलो 60 ml पर मिनट फॉर मोर देन 3 months इंडिकेट्स क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रेनल कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजुरी। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्री रेनल कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजुरी क्या है। तो इसमें प्री रेनल मतलब क्या, इसमें जो भी कॉज होगा वो किडनी से पहले होगा, मतलब किडनी में एंट्री करने से पहले। और किडनी से पहले क्या क्या होता है, किडनी से पहले होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, और क्या कॉज हो सकते हैं, हाइपोटेंसिव रिलेटेड कॉज, क्योंकि ये किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्लड वेसल का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज। ये सब क्या करवाता है, एक्यूट किडनी इंजुरी या क्रोनिक किडनी इंजुरी भी करवा सकता है। तो इसमें क्या पूछा है कि एक्यूट के बारे में पूछा है और प्री रेनल कॉज। तो ऑप्शन में क्या क्या है, किडनी स्टोन्स है, ऑप्शन बी है हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन सी है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड ऑप्शन डी है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो ऑप्शन डी देखिए, इसमें क्या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ पे, किडनी पे है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में यहाँ पे नेक्रोसिस किसका हो रहा है, जो अपने कलेक्टिंग ट्यूबुल्स का, तो ये, या फिर पीसीटी और डीसीटी का। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या, किडनी का प्रॉब्लम है। उसके बाद आएगा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कहाँ पे हो रहा है, किडनी के बाद हो रहा है, किडनी के बाद कहाँ पे, अपने यूरिटर पे हो रहा है। तो ये भी प्री रेनल कॉज नहीं है, इसमें प्री रेनल कॉज सिर्फ एक ही है, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया के कारण क्या, रेनल परफ्यूजन कम हो जाता है, जिसके वजह से नेफ्रॉन्स के सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और एक्यूट किडनी इंजरी या फिर जिसको एकीआई बोलते हैं वो सामने आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन है प्री रेनल एकीआई इज कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द किडनीज ऑफ हैंड ड्यू टू डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमन इन सीकेडी। तो सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर ए हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपोकैल्सीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी हाइपरनेट्रीमिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइपरकैलेमिया। क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट में हाइपरकैलेमिया जैसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, impaired potassium excretion in CKD leads to hyperkalemia increasing the risk of cardiac arrhythmias। ठीक है, क्योंकि हाइपरकैलेमिया आगे जाके क्या कार्डियक एरिथमिया कॉज करवाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रीफर्ड वैस्कुलर एक्सेस फॉर लॉन्ग टर्म हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस पहले क्या है, हेमोडायलिसिस है ये एक मैकेनिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम जिसका भी किडनी ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पाता है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक मशीन के सहारे उसके ब्लड से इम्प्यूरिटीज और एक्स्ट्रा वाटर और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, जिस प्रोसेस को कि हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आया कि प्रीफर वैस्कुलर एक्सेस फॉर लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस। तो ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए सेंट्रल वेनस कैथेटर, ऑप्शन बी है आर्ट्रियोवेनस और एवी फिस्टुला, ऑप्शन सी है पेरिफेरल लाइन एंड ऑप्शन डी है पेरिफेरली इंसर्टेड
सेंट्रल कैथेटर, जिसको कि PICC या फिर पिक लाइन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एवी फिस्टुला। इस इमेज में हम एवी फिस्टुला को देखेंगे। एवी फिस्टुला क्या होता है, इसमें एक आर्टरी और एक वेन को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो उससे क्रिएट होता है क्या, एक आर्टरियोवेनस फिस्टुला। ठीक है, इसके वजह से क्या, हाई प्रेशर में ब्लड बाहर आ सकता है और वो डायलिसिस मशीन के अंदर एंट्री करेगा, और जिससे कि डायलिसिस मशीन अच्छे से फंक्शन कर पाएगा और ब्लड से इम्प्योरिटीज एंड एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीट आउट हो पाएंगे। तो बाहर से एवी फिस्टुला कुछ इस तरह देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें एवी फिस्टुला केयर के ऊपर बहुत सारे MCQs आते हैं, जिसको कि मैं नीचे आने वाले MCQs में डिस्कस किया हूँ। तो आंसर क्या है, एवी फिस्टुला और आर्टेरियोवेनस फिस्टुला is the best long term option due to its lower risk of infection and clotting। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which type of dialysis can be performed at home। तो घर पे कौन से तरह का डायलिसिस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हेमोडायलिसिस कभी घर पे परफॉर्म नहीं करते, ये हमेशा इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है पेरिटोनियल डायलिसिस, ऑप्शन नंबर सी में है कॉन्टिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको कि घर में भी या होम केयर सेटअप में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यह है पेरिटोनियल डायलिसिस का एक फिजियोलॉजिकल डायग्राम। इसमें क्या, डायलिसिस अंदर जाता है, कुछ देर वहाँ पे इनवेल टाइम होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट सब ये डायलिसिस खींच के अपने अंदर ले आता है, उसके बाद हम उसको फिर निकाल देते हैं ड्रेनेज बैग के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हैं ये होम केयर सेटअप पे कैसे पेरिटोनियल डायलिसिस किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस यूजेस द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, एंड कैन बी डन एट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस सडनली डेवलप्स चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड सियानोसिस, व्हिच कॉम्प्लिकेशन शुड बी सस्पेक्टेड। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हेमोडायलिसिस का पेशेंट का हेमोडायलिसिस चल रहा है, जो कि सडन चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विथ सियानोसिस डेवलप किया है। तो इसमें पूछा है कि हम क्या कॉम्प्लिकेशन सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में है एआर एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी है हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी है पेरिटोनिटिस एंड ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, एआर एम्बोलिज्म। इस केस में हम एआर एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एसओबी हो रहा है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है और सियानोसिस हो रहा है। सियानोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो रहा है। तो देख सकते हैं ये रहा एक हीमोडायलिसिस का सेटअप। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे लाइन्स हैं, हर जगह से क्या ब्लड अपना बाहर एक्सपोज होने का, मतलब एआर के साथ एक्सपोज होने का चांस है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ी तो क्या एआर एम्बोलिज्म क्रिएट हो सकता है, और वो आगे जाके क्या हार्ट पे या लंग्स की किसी वेसल पे वो ट्रैप कर सकता है और एआर एम्बोलिज्म जैसे कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। तो इसके लिए पूरा एक्सपीरियंस टीम होते हैं जो कि अच्छे से हैंडल करते हैं हेमोडायलिसिस के सेटअप को। ठीक है, आंसर है एआर एम्बोलिज्म। एक्सप्लेनेशन, एआर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग डायलिसिस कैन कॉज एन एम्बोलिज्म लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड सियानोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। पूछा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑप्शन में है पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन डी है हाइपरकैलेमिया। तो इसका राइट आंसर है पेरिटोनाइटिस। आंसर है पेरिटोनाइटिस। इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी इज ए मेजर रिस्क ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, ऑफन ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक। और इसका सबसे मेन रीजन है इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के कारण ज्यादा चांस बढ़ जाता है क्या, पेरिटोनाइटिस होने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स ए हेल्दी एवी फिस्टुला। मैंने बोला था ना, एवी फिस्टुला के केयर के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स ए हेल्दी फिस्टुला, मतलब कि हेल्दी फिस्टुला का कौन कौन सा फाइंडिंग्स होते हैं। ऑप्शन में है नो पाल्पेबल थ्रिल, ऑप्शन बी में है ब्रूइट एंड थ्रिल प्रेजेंट, ऑप्शन सी है कोल्ड एंड पेल स्किन, ऑप्शन डी है एब्सेंट रेडियल पॉट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रूइट एंड थ्रिल प्रेजेंट होने से उसको हम एक
हेल्दी फिस्टुला बोल सकते हैं। ये तो हो गया फील करने का बात, मतलब ब्रूइट और थ्रिल को हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके अलावा हम विजुअली देखना है कि हाँ फिस्टुला की साइड कोई रेडनेस नहीं है, और क्या देखना है कि पेशेंट को फीवर नहीं आ रहा है, कोई फॉज डिस्चार्ज नहीं है। ये सब एक है, ये सब होने से क्या फिस्टुला इन्फेक्टेड हो रहा है। तो हेल्दी फिस्टुला में क्या होता है, ये सब नहीं होता है। उसके अलावा क्या उसमें हम ब्रूइट एंड थ्रिल फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन और बी, ए फंक्शनिंग एवी फिस्टुला हैज पाल्पेबल थ्रिल वाइब्रेशन एंड अन ऑडिबल ब्रूइट ड्यू टू हाई ब्लड फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन लिम्ब विथ एन एवी फिस्टुला, मतलब कि जिस लिम्ब में या जिस हाथ में एवी फिस्टुला हुआ है उसमें हम क्या सब चीज अवॉइड करना है। ऑप्शन नंबर ए, ये भी एवी फिस्टुला केयर के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ऑप्शन बी में है आईवी कैलकुलेशन, ऑप्शन सी है ब्लड ड्रॉस एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। यहाँ पे देख सकते हैं एवी फिस्टुला में डूस एंड डोंट्स में डू में है क्या कि उसको सबसे पहले विजुअलाइज इंस्पेक्शन करना है डेली। उसके अलावा फील द थ्रिल, थ्रिल को फील करना है जो वाइब्रेशन है, और ऑस्कल्टेट और हियर द वॉइस। ठीक है, और डोंट में क्या है किसी भी तरह का कंप्रेशन नहीं देना है, ब्लड ड्रॉ नहीं करना है, ब्लड प्रेशर रीडिंग नहीं लेना है, टाइट क्लॉथिंग उस हाथ में नहीं पहनना है, भारी सामान नहीं उठाना है, और उस हाथ के ऊपर वजन रख के सोना नहीं है। ठीक है, तो ये सब एमसीक्यूज आते हैं एवी फिस्टुला केयर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए पेशेंट विद ए न्यू एवी फिस्टुला। तो एक पेशेंट का नया एवी फिस्टुला हुआ है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन हम देंगे। ऑप्शन में है ए में है यूज द आर्म फॉर हैवी लिफ्टिंग, ऑप्शन बी में है स्लीप ऑन द आर्म टू प्रोटेक्ट इट, ऑप्शन सी में है परफॉर्म हैंड एक्सरसाइजेस लाइक स्क्वीजिंग ए सॉफ्ट बॉल, ऑप्शन डी में है अवॉइड टचिंग द एरिया। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमें उनको सॉफ्ट बॉल देके स्क्वीजिंग एक्सरसाइज करवाना है जिससे कि फिस्टुला क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा और जल्दी एक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ए, उस आर्म को हैवी लिफ्टिंग के लिए यूज नहीं करना है, उस आर्म के ऊपर वजन रख के सोना नहीं है, और उस आर्म को टच करने में ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। हैंड एक्सरसाइजेस इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड प्रोमोट फिस्टुला मैच्योरेशन, मतलब हम फिस्टुला जब मैच्योर होता है तभी ही हम उसको यूज कर सकते हैं। और फिस्टुला मैच्योर हुआ बोल के कैसे पता चलता है, उसमें अच्छा एक ब्रूइट होगा, अच्छा वाइब्रेशन होगा, उसके साथ ऑडिबल क्या होगा, थ्रिल, थ्रिल साउंड अच्छे से ऑडिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच सिम्टम इज ए हॉलमार्क ऑफ पेरिटोनिटिस इन पेरिटोनियल डायलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉलमार्क साइन ऑफ पेरिटोनिटिस इन पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑप्शन में है क्लियर डायलिसेट फ्लूइड, ऑप्शन बी में है क्लाउडी पेरिटोनियल फ्लूइड, ऑप्शन सी में हाई यूरिन आउटपुट एंड ऑप्शन डी में है इंक्रीज्ड हंगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर पेरिटोनियल डायलिसिस में जो फ्लूइड आ रहा है, जो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर पहले फ्लूइड जाता है, उसके बाद पेरिटोनियम में थोड़ी देर फ्लूइड रहता है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट, वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर को निकाल के बाहर आ जाता है। तो जो बाहर आता है उसका रंग अगर क्लाउडी हो तो उसमें हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ पेरिटोनिटिस इन्फेक्शन हुआ है या होने का चांस है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन क्या है, क्लाउडी एफ्लुएंट डायलिसेट फ्लूइड विथ एब्डोमिनल पेन एंड फीवर सजेस्टिव ऑफ पेरिटोनिटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज एजुकेटिंग ए पेशेंट अबाउट प्रिवेंटिंग पेरिटोनिटिस, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन में है यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ वाटर टू क्लीन योर कैथेटर साइट, ऑप्शन बी में है ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर कैथेटर, ऑप्शन सी में है डायलिसेट फ्लूइड शुड बी क्लाउडी, ऑप्शन डी में है यू डोंट नीड टू चेक फॉर रेडनेस अराउंड द कैथेटर साइट। इसमें राइट आंसर क्या है, सबको ही पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी है अपना राइट आंसर, क्योंकि पेरिटोनिटिस का एक मोस्ट कॉमन कॉज है इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन। तो इसमें कैथेटर को टच करने से पहले हैंड हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी है। उसके अलावा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ वाटर टू क्लीन योर कैथेटर साइट, नहीं, ये सही आंसर नहीं है। इससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ेगा ना कि घटेगा। डायलिसेट फ्लूइड शुड बी क्लाउडी, अगर क्लाउडी होगा तो हम सस्पेक्ट करेंगे पेरिटोनिटिस है। ऑप्शन डी क्या है, यू डोंट नीड टू चेक फॉर रेडनेस अराउंड द कैथेटर साइट, नहीं, रेडनेस है तो लोकल इन्फेक्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें करेक्ट आंसर है। तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर कैथेटर, हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट पेरिटोनिटिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच फूड शुड ए सीकेडी पेशेंट अवॉइड ड्यू टू हाई पोटेशियम कंटेंट। ऑप्शन में है एप्पल्स, बनानास, राइस एंड ब्रेड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो हमें इसे याद रखना है। बनाना में सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, बनाना को बिल्कुल मना करना है, ना बनाना इन सीकेडी पेशेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट अंडरगोइंग डायलिसिस सडनली डेवलप्स कंफ्यूजन, मसल ट्विचिंग एंड सीजर्स, व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो क्या हो रहा है, एक पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है और डायलिसिस होते टाइम उसने सडनली डेवलप किया क्या, कंफ्यूजन, मसल ट्विचिंग एंड सीजर्स जैसे साइन सिम्टम्स। तो उसको पॉसिबल क्या हो सकता है। ऑप्शन में है हाइपरकेलेमिया, ऑप्शन बी में है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ऑप्शन सी में है एआर एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी में है हाइपोग्लिसेमिया। तो इसका राइट आंसर है DDS, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, इसके बारे में याद रखना और जानना भी जरूरी है। तो क्या होता है इसमें, कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, मसल ट्विचिंग एंड सीजर सजेस्ट DDS ड्यू टू सेरिब्रल एडिमा। और ये सेरिब्रल एडिमा क्यों होता है, ये हम आगे आने वाले MCQs में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following measures helps in reducing the incidence of DDS। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा मेजर्स DDS जैसे कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट कर सकता है, मतलब वो चांसेस को रिड्यूस कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी में है यूजिंग लो फ्लक्स डायलाइजर, ऑप्शन सी में है इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो रेट इन डायलिसिस, ऑप्शन डी में है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायलिसिस टाइम ओवर सेशंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए समझते हैं DDS होता क्या है। तो पहले एक CKD पेशेंट है, CKD पेशेंट में क्या है, मान लीजिए ब्रेन सेल है और इसके पास से क्या गुजरा है, एक ब्लड सेल। तो ये ब्लड सेल में क्या है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज हैं और वाटर भी है। तो इसका थिकनेस क्या होगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा या इसका ऑस्मोलारिटी ज़्यादा होगा। ऑस्मोलारिटी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, ऑस्मोलारिटी इंक्रीज होगा, और जिसको भी बोल सकते हैं इसका टोन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब इसको हम फिल्टर कर देंगे, डायलिसिस, इसका हीमोडायलिसिस स्टार्ट कर देंगे, ये तुरंत ही इसको क्या करेगा, फिल्टर करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, ये ब्लड जो था, इसका टोन और ऑस्मोलारिटी जो हाई था, ये सडन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ज़्यादा वाटरी हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट डायलिसिस मशीन के सहारे निकल चुका है। जैसे ही ये वाटरी होता है, क्या होता है, यहाँ से ये पानी शिफ्ट हो जाता है ब्रेन सेल्स की तरफ। क्यों, क्योंकि सेल में तो अभी वही टोन मेंटेन करके रखा है जो टोन बाहर था। तो ये क्या होगा, थिक होगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा टिश्यू की तरफ, और मेनली कहाँ, ब्रेन टिश्यू के अंदर। तो क्या होगा, सडन ब्रेन में क्या हो जाएगा, इडिमा हो जाएगा, जिसके वजह से ये सब साइन सिम्टम आएंगे। कौन से वाले साइन सिम्टम, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक कंफ्यूजन, रेस्टलेस एंड मसल ट्विचिंग, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा हो रहा है, समझे। तो ऑप्शन में है, और कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज डायलिसिस टाइम ओवर सेशन। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे कि एक बार में सडन सब कुछ फिल्टर आउट ना करके धीरे धीरे, आज 1 घंटे का डायलिसिस सेशन हुआ, फिर नेक्स्ट सेशन में 2 घंटा करेंगे, फिर 2.5 घंटा, ऐसे 3 घंटा। तो धीरे धीरे क्या, डायलिसिस सेशन को बढ़ाएंगे, जो कि प्रिवेंट कर सकता है DDS जैसे कॉम्प्लिकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पेशेंट विथ स्टेज 4 CKD हैज ए सेरम पोटेशियम लेवल ऑफ 6.2, व्हिच इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट। तो क्वेश्चन में क्या है, ये एक स्टेज 4 CKD पेशेंट है जिसको कि 6.2 मिलीक्यूलवेलेंट पोटेशियम जिसका लेवल है, और 6.2 क्या है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, मतलब ये हाइपरकेलेमिया है। नॉर्मल लेवल क्या है, 3.5 to 5.0 मिलीक्यूलवेलेंट पर लीटर। तो ये क्या, हाइपरकेलेमिक है। तो इसमें हम हाइपरकेलेमिया का मैनेजमेंट करेंगे। ऑप्शन में क्या क्या है, एनकरेज पोटेशियम रिच फूड, ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर IV नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी है प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर सोडियम पोलिस्ट्रीन सल्फोनेट जिसको कि किएक्जिलेट बोलते हैं, और ऑप्शन डी में है इंक्रीज द पेशेंट फ्लूइड इनटेक। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्टर सोडियम पोलिस्ट्रीन, और जिसको बोलते हैं किएक्जिलेट। ये क्या करता है, ये पोटेशियम को बाइंड करके बाहर निकलता है, जिसको कि हम के बाइंड भी बोलते हैं। आप सबने के बाइंड सचेत देखा होगा, के बाइंड, ठीक है। उसके बाद बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एनकरेज पोटेशियम रिच फूड, ये तो कभी भी नहीं हो सकता।
IV नॉर्मल सैलाइन देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो CKD पेशेंट है उसमें अगर और फ्लूइड देंगे तो फ्लूइड रिटेंशन बढ़ेगा। इंक्रीज द पेशेंट फ्लूइड्स इनटेक, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि CKD पेशेंट है, उसका तो वैसे भी वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, उसको और वाटर क्यों दें। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाइपरकैलेमिया इज द लाइफ थ्रेटनिंग इन CKD, कोएगुलेट बाइंड्स पोटेशियम इन द इंटेस्टाइन फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज टीचिंग ए पेशेंट अबाउट UTI प्रिवेंशन, व्हिच स्टेटमेंट इंडिकेट्स द पेशेंट अंडरस्टैंड द टीचिंग। तो क्वेश्चन में क्या है, यूटीआई क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसका सबसे बड़ा कॉज क्या है एडल्ट में, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन में है कि किसी को यूटीआई हुआ है तो व्हिच स्टेटमेंट इंडिकेट्स द पेशेंट अंडरस्टैंड द टीचिंग। अंडरस्टैंड द टीचिंग मतलब इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। करेक्ट ऑप्शन में क्या क्या है, आई शुड वाइप फ्रॉम बैक टू फ्रंट आफ्टर यूजिंग द रेस्टरूम। ऑप्शन डी है ड्रिंकिंग कैनबेरी जूस में हेल्प प्रिवेंट यूटीआईज। ऑप्शन सी है आई शुड होल्ड माई यूरिन इफ आई एम टू बिजी टू यूज द रेस्टरूम। ऑप्शन डी है टेकिंग बाथ इंस्टेड ऑफ शॉवर्स विल रिड्यूस माई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें राइट आंसर है, याद रखना ये एक बोनस क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग क्रैनबेरी जूस में हेल्प प्रिवेंट यूटीआईज, तो ये इसके लिए राइट ऑप्शन है। क्रैनबेरी जूस पीने से क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल एडेशन टू द ब्लैडर वॉल। तो उसकी अगर बैक्टीरियल एडेशन प्रिवेंट होगा तो श्योरली यूटीआई होने का चांस भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्वेश्चन आया है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हिच रिसेंट हिस्ट्री फाइंडिंग सपोर्ट द डायग्नोसिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेप इन्फेक्शन, और किसी बच्चे को स्ट्रेप इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है कि उसको आगे जाके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन 2 वीक्स एगो, ये रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये ऑप्शन सी है हिस्ट्री ऑफ नेफ्रोलिथियासिस। ऑप्शन डी है ये वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस एपिसोड इन लास्ट मंथ। तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बच्चों को ज़्यादातर कहाँ होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्ट्रेप इन्फेक्शन हुआ है तो आगे जाके पूरा चांस है कि उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या है क्वेश्चन में आता है, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, या एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं PSGN occurs आफ्टर ए ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। याद रखना है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली थ्रोट और स्किन को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है व्हिच यूरिन कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो एक पेशेंट में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है तो हम कौन सा यूरिन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हेमाचूरिया होता है। क्या होता है, हेमाचूरिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हेमाचूरिया से रिलेटेड है, ऑप्शन ए में है पेल येलो यूरिन विथ हाई प्रोटीन लेवल्स, ऑप्शन बी में है कोला कलर्ड स्मोकी यूरिन, ऑप्शन सी में है क्लियर यूरिन विथ ए फ्रूटी ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी में है क्लाउडी यूरिन विथ कीटोन्स। तो इसमें राइट आंसर है कोला कलर्ड यूरिन। हेमाचूरिया में, ग्रॉस हेमाचूरिया में यूरिन का कलर कैसे हो जाता है, कोला कलर्ड यूरिन, स्मोकी यूरिन दिखता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, ये इसका क्लासिकल साइन है हेमाचूरिया विथ कोला कलर्ड स्मोकी यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, हेमाचूरिया ड्यू टू ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन कॉज कोला कलर्ड यूरिन, ए क्लासिक साइन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यूरिन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आता है। ऑप्शन ए में है हेमाचूरिया, ऑप्शन बी में है मासिव प्रोटीनूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी में है लो सेरम कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन डी में है इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। तो इसका राइट आंसर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमेशा ही याद रखना मासिव प्रोटीनूरिया होगा। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, जैसे कि इसमें इडिमाटस हो जाता है चाइल्ड, पूरा इडिमा हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है, और प्रोटीन क्या करता है, एक ओंकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। तो जब ओंकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल के अंदर मेंटेन नहीं रहेगा तो ओंकोटिक प्रेशर मतलब क्या कि ये प्रोटीन मोलिक्यूल सब
पानी को खींच के रखते हैं ब्लड वेसल के अंदर। जैसे ये प्रोटीन आउट हुए, पानी आउट हो जाएगा किस तरफ, इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ, और क्या दिखाई देगा, इडिमा दिखाई देगा बच्चे में, होल बॉडी इडिमेटस हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें, कैसे डाइट देते हैं, तो इसमें हम प्रोटीन लॉस हो रहा है तो सब सोचेंगे इसमें हाई प्रोटीन डाइट देना है, लेकिन नहीं, इसमें लो टू मॉडरेट प्रोटीन देना है। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो ये और भी खराब करेगा, और भी वर्स कर देगा ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन को। तो इसमें लो टू मॉडरेट प्रोटीन दिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मैसिव प्रोटीनूरिया इसका करेक्ट आंसर है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर प्रोटीनूरिया लीडिंग टू हाइपोअल्बुमिनेमिया, जनरलाइज्ड एडिमा एंड हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिवीजन सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, क्योंकि आने वाले नॉर्सेट के लिए मैं इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि आपके नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।